दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सिल्वर लाइनिंग्स दिल्ली में विजुअली इम्पेयर्ड महिला विशेष शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर। क्या जलसा भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में विकलांगता प्रतिनिधित्व में सुधार करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन सड़क हादसों में पीड़ित 100% दिव्यांग हो जाए, उनमें मुआवजा देते समय दिखाई जाए उदारता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया अस्थायी मानसिक बीमारी वाले MBBS उम्मीदवार की मेडिकल जांच का आदेश। LBSI वाराणसी और CISF कर्मियों के लिए लिया गया 2 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण शिविर। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से विशेष रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर की पहुंच पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में शक्तिनगर मंगलुरु इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रोग्राम ध्वनि में बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभाओं को किया उजागर। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। मेरा नाम है आरजे गौरी। अब तक शो में हम सुन चुके हैं हेडलाइंस, अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने की। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन। क्या जलसा भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में विकलांगता प्रतिनिधित्व में सुधार करेगा? आइए सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की एक रिपोर्ट। दोस्तों, रूढ़िवादिता को कायम रखने के लिए सिनेमा जिम्मेदार है और अक्सर विकलांग लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। गैर विकलांग दर्शक अक्सर थिएटर छोड़ देते हैं, ये मानते हुए कि सभी विकलांग जन दुखी होते हैं और केवल मरना चाहते हैं। लेकिन विकलांग लोग प्रेरणा पाने के लिए और जीने के लिए आपकी दया का इंतजार नहीं कर रहे हैं।
ये फिल्म जलसा परंपरा से हटके है। इसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले एक बच्चे को दिखाया गया है, जिसका रोल सूर्यकाशी भाटला द्वारा निभाया गया है। दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी उसे सेरेब्रल पाल्सी है। जलसा और आज तक की आई डिसेबिलिटी पर आधारित अन्य फिल्मों के बारे में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि एक चिकित्सक और स्वयं विकलांग व्यक्ति के रूप में मुझे पता है कि विकलांगता की चिकित्सा मॉडल में बहरेपन को एक कमी माना जाता है, जैसा कि हम इसे श्रवण हानि कहते हैं। दूसरी ओर इसे बधिर संस्कृति में बधिर लाभ कहा जा सकता है, केवल विकलांगता के सामाजिक मॉडल का सम्मान करने के लिए। अमेरिकी सुनने में अक्षम अभिनेता और निर्देशक ट्रॉय कोत्सुर के लिए ये सब लाभ था, क्योंकि उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑस्कर समारोह में फिल्म कोडा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार जीता। इस तरह उन्होंने ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया। इसके अलावा कोडा में एक सुनने में अक्षम पिता को चित्रित करने वाले उनके शानदार प्रदर्शन के लिए जिन 7 पुरस्कारों के लिए उन्हें नामांकित किया गया था, उसमें से उन्हें 6 प्राप्त हुए हैं। दिल को छू लेने वाले पारिवारिक नाटक में एक गैर बधिर नायक है। इस फिल्म में दिखाए गए माता पिता और बड़े भाई सभी सुनने में अक्षम हैं और उल्लेखनीय रूप से इन किरदारों को बधिर कलाकारों द्वारा निभाया गया है। अब तक 28 ऑस्कर विजेताओं में से केवल 3 जिन्होंने विकलांग पात्रों को निभाया है, वे वास्तव में विकलांग अभिनेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने हाथ गंवाने वाले अमेरिकी युद्ध के दिग्गज हैरोल्ड रसेल 1946 में द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले विकलांग अभिनेता थे। मार्ली मैटलिन, जो कोडा में सह कलाकार थी, 1987 में चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली विकलांग महिला थी। ट्रॉय ने इस साल हैट्रिक पूरी की है। समावेशन और विकलांगता दृश्यता की दिशा में यात्रा इतनी आसान नहीं रही है। विकलांगता भेदभाव के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले फिल्म एजेंट किली कैट वेल्स ने 2021 में #डोंट डिसमिस डिसेबल्ड अभियान शुरू किया है। 80 अभिनेताओं और मनोरंजन उद्योग के अधिकारियों ने विकलांग अभिनेताओं के खिलाफ हॉलीवुड के पूर्वाग्रह की और भेदभाव की आलोचना करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने हॉलीवुड हॉरर स्टोरीज को सार्वजनिक किया। ये है विकलांग अभिनेताओं की वो गुमनाम कहानियां जो बताती है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। यूके में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रेस रीसेट अभियान ने सक्षमता के नकारात्मक प्रभावों को संबोधित किया और ये भी बताया कि बैक स्टेज और कैमरा के सामने विकलांग प्रतिभाओं के साथ काम कैसे किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जलसा के बारे में बताते हैं, मुझे पहली बार सुरेश त्रिवेणी की फिल्म जलसा के बारे में पता चला, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को दिखाया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आयुष मेनन का 10 वर्षीय किरदार वास्तव में सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे सूर्यकाशी भाटला द्वारा निभाया गया है। मैंने जिस कारण इस पर ध्यान नहीं दिया वो वजह है काशी भाटला का निर्दोष प्रदर्शन। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये किरदार नकली है। ये शायद सबसे बड़ी तारीफ है, क्योंकि सूर्य को 3 शानदार कलाकारों रोहिणी हट्टंगडी, विद्या बालन और शेफाली शाह के खिलाफ खड़ा किया गया था। रूढ़िवादिता को कायम रखने के लिए सिनेमा जिम्मेदार है और अक्सर विकलांग लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अक्सर गैर विकलांग अभिनेता विकलांगता को समझे बिना ही विकलांग पात्रों को चित्रित करते हैं। सिनेमा द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां हमारे व्यक्तिगत जीवन की कहानियों को प्रभावित करती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में जैसे कि मी बिफोर यू और गुजारिश ने वास्तविक दुनिया के निहितार्थ के साथ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के रूप में क्वाड्राप्लेजिक्स को चित्रित किया है। ये सिर्फ विकलांग लोगों के ही बारे में नहीं है। गैर विकलांग दर्शक ये मानकर थिएटर अक्सर छोड़ देते हैं कि क्वाड्रपल्स दुखी होते हैं या सभी विकलांग जन अक्सर दुखी होते हैं। एक इंटरव्यू साक्षात्कार में विद्या बालन ने कहा है कि जलसा अपने उतार चढ़ाव के साथ जीवन का उत्सव मनाता है
और विकलांग लोगों के लिए भी ये सच है। जलसा अन्य फिल्मों में भी अग्रणी हो सकता है, क्योंकि सूर्यकसी भाटला को भी विकलांग बाल कलाकारों के लिए तय मानक का भुगतान किया गया है। हमें भविष्य की सभी फिल्मों के लिए सुरेश त्रिवेणी के नेतृत्व का पालन करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में छोड़े गए रोगियों के मुद्दों को उठाने वाली जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। फ्रेंड्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से एक मनोचिकित्सक द्वारा दायर एक जनहित याचिका का जवाब देने के लिए कहा है, जिसमें मानसिक अस्पतालों में पीड़ित रोगियों की दुर्दशा को उजागर करते हुए राज्य भर में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया गया है। ये कहते हुए कि मनोचिकित्सक द्वारा दायर एक जनहित याचिका में उठाए गए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित है। जस्टिस एस शिंदे और सारंग कोतवाल की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। डॉक्टर हरीश द्वारा दायर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के लिए याचिका पर पीठ सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानसिक रूप से बीमार नहीं होने के बावजूद मानसिक अस्पतालों में रोगियों की दुर्दशा को उजागर करते हुए पूरे महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया गया है। शेट्टी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रणीति मेहरा ने कहा कि याचिका में मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम को लागू करने की मांग की है। याचिका में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये 2021 के एक फैमिली कोर्ट के आदेश से प्रेरित था, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि एक महिला को उसके परिवार द्वारा छोड़े जाने के बाद ठाणे के क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में 12 साल बिताने पड़ गए। हालांकि सरकार के नेता ने संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा। पीठ उस आकस्मिक दृष्टिकोण से चिढ़ गया और कहा, आप इतने आकस्मिक कैसे हो सकते हैं? कृपया महाधिवक्ता से इस मामले में पेश होने का अनुरोध करें। ये प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। इस पर मेहरा ने कहा कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हो सकता है कि जिस महिला को छोड़ दिया गया था उसी तरह से और भी कई मरीज उनके साथ हो। अब इस बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने न्यायालय को सूचित किया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के साथ साथ विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया अस्थायी मानसिक बीमारी वाले MBBS उम्मीदवार की मेडिकल जांच का आदेश। फ्रेंड्स, हाल ही में एक केस DT बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थायी मानसिक बीमारी वाले उम्मीदवार की मेडिकल जांच का आदेश दिया है, ताकि ये तय किया जा सके कि क्या वो MBBS की पढ़ाई कर सकता है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता की वर्तमान विकलांगता 40% से कम यानी कि हल्की विकलांगता का आकलन किया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता विकलांग व्यक्ति के रूप में आरक्षण का हकदार नहीं है। अस्थायी मानसिक बीमारी से पीड़ित एक मेडिकल उम्मीदवार को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स को उसकी मेडिकल जांच कराने और ये आकलन करने का आदेश दिया है कि वो MBBS या डेंटल कोर्स करने की स्थिति में है या नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने ये आदेश पारित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नियम मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली द्वारा उसे जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ये आकलन किया गया था कि उसकी विकलांगता 40 से 70% की सीमा में है और ये मेडिकल या डेंटल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए योग्य नहीं है। जबकि याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र होने का दावा करता है, जिसने सामान्य PWD श्रेणी में 256वां रैंक हासिल किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में BSc माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है। उसने प्रस्तुत किया कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम 1997 मानसिक व्यवहार को सूचीबद्ध करता है,
विकलांगता के प्रकारों में से एक सूचीबद्ध निर्दिष्ट विकलांगता मानसिक बीमारी है और जहां विकलांगता 40% से कम है वहां कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। आयोग ने इसे ये कहते हुए उचित ठहराया है कि वर्तमान में मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा को स्थापित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है। हालांकि भविष्य में विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीके विकसित करने के बाद आरक्षण या कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील जय सहाय एंडलो ने तब तर्क दिया कि केवल इसीलिए वर्तमान में मानसिक बीमारी की सीमा को स्थापित करने के लिए वस्तुनिष्ठ पद्धति का अभाव है, इस कारण से याचिकाकर्ता को आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। जब विकलांगता प्रमाण पत्र स्वयं ये मानता है कि याचिकाकर्ता की मानसिक बीमारी अस्थायी है। उन्होंने कहा कि आक्षेपित मूल्यांकन केवल पूर्वोक्त विनियम के आधार पर किया गया था, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता मेडिकल कोर्स करने में सक्षम है या नहीं। वकील ने मेडिकल कोर्स में निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों के संबंध में राष्ट्रपति मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रस्तुत एक रिपोर्ट का उल्लेख भी किया, जो ये मानती है कि समीक्षा करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही ये रिपोर्ट 2019 शुरू में ही तैयार की गई है, लेकिन इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई है और विकलांगता की सीमा के मूल्यांकन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी मूल्यांकन नहीं किया गया है कि मेडिकल कोर्स करने के लिए एक उम्मीदवार को किस हद तक की विकलांगता मानसिक व्यवहार की अनुमति है। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम विकलांगों के प्रति असहिष्णु है। इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को ये आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांच के अधीन किया जा सकता है। निर्देशक इस आदेश को आलोक में याचिकाकर्ता की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन कर सकते हैं। रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले एक सील बंद लिफाफे में अदालत को भेजा जाए। इस बीच सामान्य पीडब्ल्यूडी श्रेणी में याचिकाकर्ता के लिए एक रिक्ति आरक्षित रखी गई है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश एक अंतरिम आदेश के रूप में है और किसी भी पार्टी के पक्ष में कोई विशेष इक्विटी नहीं बनाएगा। जानेंगे मुंबई जैसी मेगा सिटी में विकलांगता के साथ जीने के असली मायने। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुंबई भारत की वित्तीय और मनोरंजन की राजधानी है। आइए यहाँ पर विकलांग लोगों के लिए पहुँच की स्थिति पर एक नजदीकी नजर डालें। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 2050 तक दुनिया की 68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जो आज 55% है। इस वृद्धि का 1/3 केवल 3 देशों में यानी कि चीन, नाइजीरिया और भारत में होने का अनुमान है। फिर भी जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ती है, समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर और बहिष्कृत होता रहता है, और वो है विकलांग लोग। किसी भी अन्य हाशिए के समूह के विपरीत कोई भी अपने जीवन के किसी भी समय विकलांगता समुदाय का सदस्य बन सकता है। लोग किसी दुर्घटना, बीमारी या सामान्य रूप से वृद्धावस्था के कारण शारीरिक अक्षमता विकसित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकलांग लोगों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकार है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूरी और प्रभावी भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं। विश्व स्तर पर 1 अरब से भी अधिक विकलांग लोगों में से 80% विकसनशील देशों में रहते हैं। भारत की वित्तीय और मनोरंजन राजधानी मुंबई में 12.5 मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, में लगभग 2.6% आबादी विकलांगता के साथ रहती है। हालांकि सही संख्या को जनगणना और सरकारी कर्मचारियों द्वारा कम रिपोर्टिंग और विकलांगता के आसपास के कलंक के कारण बहुत अधिक माना जाता है। मुंबई में विकलांग लोगों को पहुंच और गतिशीलता के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शहर की सड़कें दुनिया में सबसे व्यस्त सड़कों में से कुछ हैं और भीड़ भाड़,
बाढ़ और खराब रखरखाव वाले बुनियादी ढांचे के कारण विकलांग लोगों के लिए शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। तो दुनिया के मेगा सिटीज में से एक मुंबई में विकलांग जीवन का सही मतलब क्या है? व्हीलचेयर में एक व्यक्ति सीढ़ियों की लंबी उड़ान के नीचे बैठता है, जबकि लोग उससे पास से गुजर जाते हैं। मुंबई में स्थानीय कंप्यूटर ट्रेन प्रणाली एशिया में सबसे पुरानी है और इसका उद्घाटन 1853 में हुआ था। आज 7.5 मिलियन से अधिक लोग प्रतिदिन इस परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करना सस्ता है और दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम कंप्यूटर ट्रेन नेटवर्क में से ये एक है। हालांकि पूरे वर्षों में सिस्टम ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रखा है। आज औसतन ट्रेनें अपनी क्षमता के 2.6 गुना पर पैक की जाती है। सिस्टम पर इस तरह के दबाव के साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लोग खचाखच भरी ट्रेनों से गिर जाते हैं, ट्रैक पार करते समय हिट हो जाते हैं या यहाँ तक कि भगदड़ में मर जाते हैं। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का गैप खतरनाक रूप से चौड़ा हो सकता है। ये खतरे विकलांग लोगों को इस लोकप्रिय विकल्प पर भरोसा करने से रोकते हैं और अन्य पहुंच संबंधी मुद्दों को दूर ही रखते हैं, जैसे कि खड़ी रैंप, लिफ्ट की कमी और अक्सर नियमित यात्रियों से भरा विकलांग लोगों के लिए आरक्षित डिब्बा मिलता है। मुंबई में एक सार्वजनिक बस प्रणाली भी है जो मामूली रूप से सुलभ है। सिस्टम शहर में 400 से अधिक मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बसों में विकलांग यात्रियों के लिए निर्दिष्ट सीटें भी हैं। उदाहरण के तौर पर 90 यात्रियों की बैठने वाली क्षमता की डबल डेकर बसेस में 3 सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। मुंबई की सड़कें दुनिया की सबसे व्यस्त सड़कों में से कुछ है। फुटपाथ पे अक्सर फेरी वाले कब्जा करके बैठ जाते हैं। पैदल चलने वालों को तो यातायात के साथ सड़कों को साझा करने के लिए मजबूत किया जाता है। लेकिन पहुंच एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग के अनुसार दिसंबर 2020 तक देश में 7% से भी कम सार्वजनिक बसेस व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से सुलभ थी। रैंप, व्हीलचेयर के लिए आरक्षित स्थान, स्टॉप के लिए डिजिटल और ऑडियो घोषणाओं के प्रावधान की गंभीर कमी थी। ट्रेन्स और बसेस छोड़ के अन्य परिवहन विकल्प है काली पीली माने कि टैक्सियां। ये छोटे आवागमन के लिए ऑटो रिक्शाज हैं। निजी टैक्सी कंपनियों ओला, कैब्स, उबर जैसी उपस्थिति बढ़ी हुई है और उन्होंने अपनी खुद की ऑटो रिक्शा सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए दैनिक उपयोग के परिवहन के लिए ये साधन बहुत ही महंगे हैं। 2015 में अधिक सुगम्य भारत के लिए धीमी प्रगति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू की थी। यह अभियान सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार परिस्थिति की तंत्र विकसित करने के लिए केंद्रित है। इसका उद्देश्य 2018 तक 25% सार्वजनिक बसों को पूरी तरह से सुलभ बनाना था, लेकिन प्रगति के समय से पीछे होने के साथ इस सीमा को 2022 के जून तक बढ़ा दिया गया। इसी तरह कम से कम 50% सरकारी भवनों को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाने का भी एक लक्ष्य है। यह अभियान शुरू होने के 2 साल से अधिक समय के बाद केवल 3% भवन ही पहुंच के योग्य पाए गए हैं। मार्च 2021 में सरकार ने सुगम्य भारत मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जो सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। उपयोगकर्ता पहुंच संबंधी चीजों को इसमें दर्ज कर सकते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजी गई 360 शिकायतों में से सिर्फ 26 का समाधान सितंबर 2021 तक किया गया है। मुंबई जैसे शहरों को सभी क्षमताओं के लोगों के लिए बेहतर सुलभ बनाना सच्ची समानता और समावेश की दिशा में पहला कदम है। मुंबई जैसे शहर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के विकल्पों के बिना विकलांग लोग हाशिए पर हैं।
उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंच का अभाव है। उन्हें कलंक, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। मुंबई को अधिक सुलभ बनाने के लिए सर्वेक्षण करना अधिक सटीक होगा। ट्रेन्स और प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर कम किया जाना चाहिए। गतिशीलता को पूरा करने और पहुंच का लक्ष्य बनाने के लिए अधिक कार्य किया जाना चाहिए। विकलांग महिलाओं के लिए मुंबई में पहुंच यौन हिंसा से सुरक्षा से भी जुड़ी है। नेत्रहीन कॉमेडियन और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता निधि गोयल के अनुसार मददगार मुंबई कर ही शहर को थोड़ा अधिक सुलभ बनाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये है कि एक विकलांग व्यक्ति के रूप में आपको अजनबी पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, वो भी मुंबई में। एक कार्यकर्ता के रूप में निधि को नेत्रहीन महिलाओं की कई रिपोर्टों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें मदद के लिए टटोला या परेशान किया गया था। कैपेबिलिटी STEM पृष्ठभूमि से विकलांग उम्मीदवारों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में आप सीखेंगे सिंपल फंक्शंस और लूप, विभिन्न पाइथन ऑपरेटरों की समझ, पाइथन में फाइल ओपन करें और लिखें, डेटा में करें हेरफेर। दोस्तों, ये कार्यक्रम अनुभवी कॉर्पोरेट प्रशिक्षकों द्वारा सिखाया जाएगा। इसकी वेबसाइट है www.abilityfoundation.org। दोस्तों, इस एबिलिटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आज ही पंजीकरण करें। एबिलिटी फाउंडेशन एक राष्ट्रीय क्रॉस डिसेबिलिटी संगठन है, जिसे 1995 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और मुख्य धारा में लाने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। चेन्नई, भारत में स्थित एबिलिटी फाउंडेशन प्रकाशन और मीडिया, परामर्श और रेफरल सेवाओं, वकालत और प्रशिक्षण और रोजगार से लेकर अग्रणी गतिविधियों में शामिल है। इन वर्षों में फाउंडेशन ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनका उद्देश्य रूढ़ियों को दूर करना है और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण, धारणाओं को बदलना है। एबिलिटी संगठन एक समावेशी समाज और समान अवसरों की दिशा में काम करता है और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है और सही समय पर सही अवसरों की आवश्यकता पर बल देता है। दोस्तों, ये याद रहे कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार 22 अप्रैल से लेकर सोमवार 6 जून 2022 के दौरान आयोजित किया जाएगा। सिल्वर लाइनिंग्स दिल्ली में विजुअली इम्पेयर्ड महिला विशेष शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर। दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग्स दिल्ली में विशेष महिला शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं। उम्मीदवार महिला होनी चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता के साथ एक प्रतिष्ठित कॉलेज से विशेष शिक्षा में स्नातक होना आवश्यक है। अंग्रेजी और हिंदी में उत्कृष्ट संचार कौशल होना जरूरी है। समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कड़ी मेहनत करने को तैयार उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप इस पद के लिए सही उम्मीदवार है, तो आप अपना बायोडेटा जल्द से जल्द ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है preeti.monga@gmail.com, preeti.monga@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9871701646। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस पद के लिए उपयुक्त हो सकता है और उसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कृपया इस संदेश को उसके साथ साझा करें। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास।
हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से विशेष रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर की पहुंच पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवर ब्रिज और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं की पहुंच से संबंधित स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय को नोटिस जारी किया और उन्हें आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए याचिका पर जवाब देने को कहा। दोस्तों, असल में 6 सितंबर को अदालत एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे देश के विशेष रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिफ्ट्स, फुट ओवर ब्रिज और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर संरचनाओं की सुविधा और पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करे और प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 संविधान के तहत समानता के मौलिक अधिकार, स्वतंत्र रूप से चलन करने की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, जजेस की पीठ ने दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसने केंद्र को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं से संबंधित एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अनुपालन पर भी एक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता पंकज मेहता ने प्रस्तुत किया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति खंडर जैसी बनी हुई है और देश की राजधानी, जो एक महानगर है, एक गैर कार्यात्मक और गैर विकसित ढांचा है। अधिवक्ता आर के मेहता के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली अनुचित कठिनाइयों के कारण याचिकाकर्ता ने कई आरटीआई दाखिल किए थे, जिन्हें बिना किसी ठोस प्रतिक्रिया के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली के एनसीटी के भीतर उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न फुट ओवर ब्रिज स्थापित किए गए और जो विकलांग लोगों और बुजुर्गों के लिए आसानी से उपयोग के लिए एक लिफ्ट के साथ आते हैं। हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा इन सभी फुट ओवर ब्रिजेस के रखरखाव को भुला दिया गया है। इस तरह की अज्ञानता में परिणाम स्वरूप फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट साल भर से शुरू नहीं है और उत्तरदाताओं द्वारा इसे ठीक करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। ये उल्लेख करना उचित है कि इनमें से अधिकांश फुट ओवर ब्रिज अत्यंत व्यस्त सड़कों पर बनाए गए हैं और लिफ्ट्स और एस्केलेटर की गैर कार्यात्मक स्थिति ने विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों को असहाय स्थिति में प्रभावी रूप से मजबूर कर दिया है और वे असमर्थ हैं। एलबीएसआई वाराणसी और सीआईएसएफ कर्मियों के लिए लिया गया 2 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण शिविर। दोस्तों, एयरपोर्ट कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले वाक और श्रवण बाधित यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान कर सके।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के कर्मचारियों के लिए सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण LBSI और जिला दिव्यांग अधिकारिता विभाग यूपी के संयुक्त तत्वावधान में दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन गुरुवार को LBSI के निर्देशक आर्यमा सन्याल ने किया। प्रशिक्षण शिविर में यूपी भाजपा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा मुख्य अतिथि थे और CISF के वरिष्ठ कमांडर अजय कुमार विशिष्ट अतिथि थे। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर सान्याल ने कहा, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के मामले में LBSI और उत्तर प्रदेश के सभी हवाई अड्डों में संभवतः ये पहला कदम है। LBSI सभी यात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिला दिव्यांग अधिकारिता अधिकारी आनंद सिंह और अंकिता सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। वाराणसी से ये यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुविधा के लिए LBSI में शुरू किया गया है। इस शिविर में वाराणसी हवाई अड्डे से कुल 22 और प्रयागराज हवाई अड्डे से 2 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर के कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेने की इच्छा जताई है। कुशीनगर हवाई अड्डे के कर्मियों के अगले प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने की संभावना है। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री ओझा ने कहा कि वाराणसी हवाई अड्डे के निदेशक द्वारा हवाई अड्डे के कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देने की ये पहल एक उत्कृष्ट कदम है। ये एक वरदान साबित होगा क्योंकि स्टाफ के सदस्य सांकेतिक भाषा के माध्यम से भाषण और श्रवण बाधित यात्रियों के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे और उन्हें सुचारू रूप से यात्रा करने में मदद करेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर टाटा पावर ने ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च करने के लिए कैडर के साथ साझेदारी की। फ्रेंड्स, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने घोषणा की है कि उसने पे अटेंशन अ डिफरेंट माइंड इज अ गिफ्टेड माइंड लॉन्च करने के लिए सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड अदर डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ साझेदारी की है, जो भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एक परिवर्तनशील गंभीरता एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो सामाजिक संपर्क, संचार, व्यवहार के प्रतिबंधात्मक दोहराव और सामाजिक सामान्य व्यवहार में चुनौतियां पैदा करती है, जिसके लक्षण आमतौर पर बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति पूरे जीवन काल तक ऐसे ही बना रहता है। एक प्रेस बयान के अनुसार ये दुनिया में तीसरा सबसे आम विकासात्मक विकार है। इस पहल के तहत टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंटल ट्रस्ट और CADRRE कैडर माता पिता, देखभाल करने वालों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षकों, सामाजिक विकास संगठनों के कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिक पहचान और समर्थन चैंपियन बनने के लिए सशक्त बनाने की इच्छा रखते हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और युवाओं वयस्कों के एक शीघ्र हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। पहले चरण में ये पहल मुख्य रूप से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की सहायता करने पर केंद्रित होगी और बाद में दूसरे चरण में ये युवा वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करेगी, उन्हें जीवन कौशल और करियर की तैयारी के साथ सशक्त बनाएगी। साझेदारी का उद्देश्य माता पिता को उनके जीवन के शुरुआती चरणों में ऑटिज्म के लिए जांच करने और यदि आवश्यक हो तो निदान की तलाश करने के लिए सशक्त बनाना है। इस विषय पर रिकॉर्ड की गई सामग्री और मासिक लाइव सेमिनार शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लॉन्च इवेंट में टाटा सन्स के चेयरमैन श्री नटराजन शेखरन, टाटा पावर के CEO और MD डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, हिमाल तिवारी, CHRO टाटा पावर, सुश्री ज्योति कुमार बंसल चीफ ब्रांडिंग कम्युनिकेशंस, CSR सस्टेनेबिलिटी टाटा पावर और सुश्री फोरम नागोरी CSR प्रमुख टाटा पावर ने भाग लिया और संबोधित किया। लॉन्च इवेंट को संबोधित करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा, विजन सभी के लिए बेहतर पहुंच के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करता है।
जिसमें अलग अलग अक्षम और ग्रामीण समुदाय शामिल है। मैं अधिक से अधिक कॉर्पोरेट्स और प्रभावितों को इस पहल में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए जी विजया राघवन, मानक कैडर ने कहा, ये एक ऐसा मंच बनना चाहिए जो अगले कुछ वर्षों में ऑटिज्म से प्रभावित अनगिनत परिवारों के जीवन को प्रभावित करे। विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में शक्तिनगर मंगलुरु इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रोग्राम ध्वनि में बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभाओं को किया उजागर। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मंगलुरु और ARIVU ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व ऑटिज्म दिवस को चिन्हित करने के लिए ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम ध्वनि में विशेष बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभा के साथ स्टेज रॉक कर दिया। शक्तिनगर मंगलुरु इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स DK चैप्टर के साथ 4 अप्रैल 2022 को AJ मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पेशल चिल्ड्रन यानी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन में मिली प्रतिभा सच है और गायन और नृत्य के रूप में उनकी छिपी प्रतिभा को ध्वनि कार्यक्रम के लिए एकत्रित दर्शकों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ध्वनि के द्वारा ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा की गई। ये कार्यक्रम AJ अस्पताल सभागार में आयोजित किया गया था। AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर और ARIVU ट्रस्ट द्वारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स DK चैप्टर के सहयोग से सोमवार 4 अप्रैल 2022 को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता का माह माना जाता है। ऑटिज्म के लक्षणों के बारे में समाज में शिक्षा और जागरूकता पैदा करने का समय आ गया है। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के सभी बच्चों ने अपने प्रयासों और अपने संसाधनों को समर्पित किया है। अकादमी सभी बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उनकी विविधता और पृष्ठभूमि के बावजूद इष्टतम विकास और स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रही है। विकलांगता NGO अलायंस विकलांग लोगों या PWD के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाता है। ये क्षमता निर्माण और वकालत पर ध्यान केंद्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन सड़क हादसों में पीड़ित 100% दिव्यांग हो जाए, उनमें मुआवजा देते समय दिखाई जाए उदारता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुआवजा दिए जाने को लेकर मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की है। हाल ही में हुए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और B सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि सड़क हादसे में घायल बच्चे को शादी ना होने और इनकम का नुकसान होने के दृष्टिकोण से भी मुआवजा मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि अगर सड़क हादसे में घायल हुआ पीड़ित 100% दिव्यांग हो जाता है या मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट को उदार रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के ऐसे ही एक मामले में मंगलवार को एक बच्चे को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उसे हर साल के हिसाब से 7.5% ब्याज भी देने को कहा। बच्चा 12 साल पहले एक सड़क हादसे में घायल हुआ था। ऐसे में उसकी मुआवजे की रकम करीब 1 करोड़ रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और B सुब्रमण्यम की पीठ ने इस दौरान कहा कि सड़क हादसे में घायल बच्चे की शादी होने के और उसके इनकम के नुकसान होने के दृष्टिकोण को देखते हुए मुआवजा दिया जा रहा है। इस मुआवजे की रकम राज्य सरकार की ओर से तय किए गए मिनिमम वेज पर आधारित है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, उसमें 2010 में ये बच्चा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तब उसकी उम्र केवल 5 साल थी। सड़क हादसा इतना गंभीर था कि उसके दोनों पैर बेकार हो गए। वो पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और इसके साथ ही अन्य कुछ शारीरिक परेशानियां भी वो महसूस करता है। वो बिस्तर पर ही दूसरों के सहारे जीवन गुजार रहा है।
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बच्चे को 13.46 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया था, लेकिन इसमें शादी और इनकम संबंधी मुआवजा शामिल नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे का ये मुआवजा 3 गुना बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 39.93 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इसमें 11.18 लाख रुपए इनकम संबंधी और 3 लाख रुपए शादी न हो पाने पर दी गई रकम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम कर्नाटक सरकार की ओर से 2010 में मजदूरों के लिए तय किए गए मिनिमम वेज के आधार पर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा राशि से 10 लाख रुपए उसके पिता को भी देने को कहा है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWD में उप मुख्य आयुक्त की रिक्ति। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप मुख्य आयुक्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग में पदों की रिक्ति की संख्या 2 है। आवश्यकता, योग्यता और अनुभव के आधार पर रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके लिए 5 से 10 साल की नियमित सेवा का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान या कानून में डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। प्रबंधन कानून में डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर डिग्री और कानून और विकलांगता के मामलों में कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा करना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय 5वीं मंजिल NISD बिल्डिंग प्लॉट को अग्रेषित किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पहली अधिसूचना माने कि 26 मार्च 2022 के 45 दिनों के भीतर सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली 110075 ACR पर सत्यापित प्रतियों के साथ हाजिर होना होगा। इस रिक्ति से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना देखने के लिए दिनांक 26/3/2022 के रोजगार समाचार पत्र को देखें। हैदराबाद शहर में दृष्टिबाधित छात्रों ने छोड़ी बदहाली। दोस्तों, हैदराबाद में दृष्टिबाधित लोगों के लिए केवल 2 सरकारी स्कूल, एक लड़कों के लिए पुराने शहर में और दूसरा लड़कियों के लिए एक मलकपेट में कथित तौर पर अच्छी तरह से संचालित नहीं है। ओल्ड सिटी हॉस्टल ब्लॉक 3 साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था। स्कूलों में एक भी सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षक नहीं है, छात्रों के पास केयर टेकर नहीं है और उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता है। शौचालय स्कूल और छात्रावास परिसर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकारियों ने 3 साल पहले एक छात्रावास को ध्वस्त कर दिया था और अभी तक एक नया निर्माण पूरा नहीं किया गया है। छात्रों को कथित तौर पर कक्षाओं में पढ़ने, खाने और सोने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कारकों के परिणाम स्वरूप हर गुजरते साल में ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर द ब्लाइंड के एक संगीत शिक्षक ने कहा कि ओल्ड सिटी हॉस्टल ब्लॉक को 3 साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था और एक नया निर्माण अब भी किया जा रहा है। इस ओल्ड सिटी स्कूल में केवल 40 छात्र हैं। शिक्षक ने कहा कुल 30 छात्रों को 2 से 3 कक्षाओं में पैक किया जाता है, जो प्रत्येक कक्षा में केवल 5 छात्रों को समायोजित कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल अंग्रेजी माध्यम में नहीं है। इससे पहले सरकार शहर और गांव में प्रवेश के बारे में कई घोषणाएं हुई थी, जो कोविड-19 के प्रकोप के बाद से बंद हो गई है। हमारे पास कोई नया प्रवेश नहीं है। मलकपेट स्कूल के प्रधान अध्यापक ने कहा कि अतिरिक्त प्रवेश थे और 75 छात्रों के लिए क्लीनर थे। ये सफाई कर्मी गैर सरकारी संगठनों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, न कि सरकार द्वारा। हालांकि ब्रेल में अध्ययन सामग्री छात्रों को सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन इन स्कूलों में ये किट उपलब्ध नहीं कराई गई है। दोनों स्कूलों के छात्र कुपोषित हैं। उनमें से प्रत्येक स्कूल के 10% को तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। पेयजल की समायोजित व्यवस्था नहीं है। अध्ययन सामग्री अच्छी नहीं है और शायद ही कोई कक्षाएं ली जाती है। इन स्कूलों में कई ब्रेल शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। NGO की ओर से 2 सहायकों को नियुक्त किया गया है।
विकलांग कल्याण विभाग मलकपेट के अनुसार मलकपेट ब्लॉक में 75 छात्रों को सेलफोन प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से वे कक्षाएं सुन सकते हैं। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। सुना आपने, ये किसकी आवाज थी? ये थी आवाज टॉकबैक की। जी हाँ, टॉकबैक एक ऐसा फीचर जो हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद है और जिसके ऑन करते ही हमारा फोन इसी तरह बोलने लगता है। फ्रेंड्स, सिमिलरली आईफोन यूजर्स के लिए वॉइस ओवर है और इसी की मदद से हम किसी भी आम इंसान की तरह अपना मोबाइल बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो आइए आज के ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जिनकी मदद से हम अपने लाइफ को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इजी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट रीडिंग ऐप। ये स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड डिजाइंड है। ऐप्स जैसे कि एनविजन AI, ID Pro, कीबो, लुकआउट, सीइंग AI, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम स्कैन PDF इमेजेस आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हार्ड कॉपी जैसे कि कोई भी प्रिंटेड पेपर, ID कार्ड्स, ATM कार्ड्स, इनकी भी फ़ोटो इस ऐप के थ्रू क्लिक करके हम इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल ऐप्स। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स की मदद से हम अपने इम्पॉर्टेंट बिल पेमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज एट्सेट्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को भी पेमेंट करना हो थ्रू QR कोड, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर, वो भी हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, जब बात आती है कैश मैनेज करने की तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। बट मनी एंड कैश रीडर जैसे ऐप्स ने आज ये भी पॉसिबल बना दिया है। कोई भी करेंसी को जैसे ही हम अपने मोबाइल के सामने रख के ऐप को खोलते हैं तो ऑडियो असिस्टेंस की मदद से हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो नोट कितने का है। फ्रेंड्स, शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग भी बहुत ही इजी हो गया है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एट्सेट्रा जैसे ऐप्स की मदद से हम बेसिक एसेंशियल से लेके लग्जरी आइटम्स जैसे कि ग्रॉसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा घर बैठे खरीद सकते हैं। ओला एंड उबर की मदद से हम राइड बुक कर सकते हैं और मेक माई ट्रिप एंड IRCTC जैसे ऐप्स की मदद से हम फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स आसानी से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एस्कॉर्ट यानी कि ह्यूमन असिस्टेंस मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी जगह पे हमें प्रोवाइड की जाती है। इनकी मदद से हम बड़े ही आसानी से एयरपोर्ट एंड मेट्रो जैसी क्राउडेड जगह पर आना जाना कर सकते हैं। ज़ोमैटो एंड स्विगी जैसे ऐप्स की मदद से हम घर बैठे ही किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कितना सिंपल। तो ये थे कुछ ऐप्स। आने वाले ऑडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट ऐप्स के बारे में। थैंक यू।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। सिल्वर लाइनिंग्स दिल्ली में विजुअली इम्पेयर्ड महिला विशेष शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर। क्या जलसा भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में विकलांगता प्रतिनिधित्व में सुधार करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन सड़क हादसों में पीड़ित 100% दिव्यांग हो जाए, उनमें मुआवजा देते समय दिखाई जाए उदारता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया अस्थायी मानसिक बीमारी वाले MBBS उम्मीदवार की मेडिकल जांच का आदेश। LBSI वाराणसी और CISF कर्मियों के लिए लिया गया 2 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण शिविर। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से विशेष रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर की पहुंच पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में शक्तिनगर मंगलुरु इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के प्रोग्राम ध्वनि में बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभाओं को किया उजागर। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।